ये मैडम जरूर बोलती हैं पहले। oogenesis में देखो सबसे पहले क्या होगा, फीटल लाइफ की बात करी जाती है। फीटल लाइफ का मतलब कि हम फीटस की बात करेंगे इवन बिफोर द बर्थ ऑफ द फीमेल, ठीक है। तो फीटल लाइफ के दौरान क्या क्या होता है, फीटल लाइफ के दौरान बेटा बहुत सारे oogonia बनते हैं ओवरी के अंदर। नंबर में ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ 2 मिलियन oogonia इन ईच ओवरी। तो मतलब दोनों ओवरी के मिला के हो गए 4 मिलियन oogonia। क्लियर? Now this oogonia undergo the mitosis, so they result into the formation of the more oogonia। और भी बहुत सारे oogonia बनाएंगे, और ये जितने भी oogonia बनेंगे they then undergo differentiation। तो डिफरेंशिएशन से क्या होगा कि oogonia आगे जाके किस में कन्वर्ट हो गए, प्राइमरी oocyte में, ठीक है। तो ये वाला जो बेटा नीचे है ना ब्लू से कलर का, ये प्राइमरी oocyte है आपके पास, समझ गए। अब इसको मैंने रेड कलर से राउंड कर दिया है, दिस इज द प्राइमरी oocyte। तो जब बेटा प्राइमरी oocyte बनेगा तो प्राइमरी oocyte के अराउंड बहुत सारे फॉलिकुलर सेल्स की लेयर आ जाती है। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को नाम दिया जाता है प्राइमरी फॉलिकल। क्या बोला जाता है स्ट्रक्चर को? प्राइमरी फॉलिकल। पूरे स्ट्रक्चर को बेटा प्राइमरी फॉलिकल बोला जाता है। और प्राइमरी फॉलिकल के अंदर क्या प्रेजेंट होगा? प्राइमरी oocyte प्रेजेंट होगा। Now this primary oocyte start the first meiotic division। ये पहला meiosis स्टार्ट कर देगा, लेकिन बेटा फर्स्ट meiotic division में ये कहाँ जाके अरेस्ट हो जाएगा? प्रोफेस 1 में it become arrested। तो ये प्रोफेस 1 में क्या हो गया? अरेस्ट हो गया, ठीक है। अब उसी अरेस्टेड स्टेज में फीमेल का बेटा बर्थ हो जाता है। तो जब फीमेल का बर्थ होता है तो उसकी ओवरी में ऑलरेडी बहुत सारी फॉलिकल्स हैं, लेकिन वो जितनी भी फॉलिकल्स हैं वो सारी प्रोफेस 1 अरेस्टेड स्टेज में है। कौन सी स्टेज में है? प्रोफेस 1 अरेस्टेड स्टेज में। पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। अब बर्थ के टाइम पे ये अरेस्ट था, और ये अरेस्ट बेटा चाइल्डहुड में भी रहेगा, और जैसे वो फीमेल देखो प्यूबर्टी में एंटर हुई उस टाइम पे जाके वो अरेस्ट क्या हो गया? ओपन हो गया। तो प्यूबर्टी में द प्रोफेस 1 अरेस्ट विल बिकम ओपन। तो जैसे बेटा वो अरेस्ट ओपन हुआ तो मतलब म्योसिस 1 कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो जब म्योसिस 1 कंप्लीट होगा तो ध्यान से देखो कि आपके पास दो तरह के सेल बनेंगे। एक जो है स्मॉल सेल बनेगा जिसको नाम दिया जाता है फर्स्ट पोलर बॉडी, और एक बनता है लार्जर सेल जिसको बोला जाता है सेकेंडरी oocyte। पॉइंट इज क्लियर? अब फीमेल के केस में जो डिवीजन होती है दैट इज meiosis 1 डिवीजन। तो meiosis 1 डिवीजन रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ अनइक्वल सेल। अनइक्वल सेल का मतलब एक बनता है लार्जर साइज का और एक बनेगा स्मॉलर साइज का। स्मॉल साइज के सेल को पोलर बॉडी बोला जाता है बिकॉज इट इज वेरी स्मॉल इन साइज। पहली पोलर बॉडी है तो फर्स्ट पोलर बॉडी बोलोगे, और एक लार्जर सेल बनेगा विच इज नोन एज द सेकेंडरी oocyte। पॉइंट इज क्लियर? और क्योंकि बेटा meiosis 1 करा तो रिडक्शन हुआ, तो ऑब्वियसली पोलर बॉडी भी हैप्लॉइड है, सेकेंडरी oocyte भी हैप्लॉइड है, ठीक है। दोनों हैप्लॉइड बनेंगे, हाफ ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। अब जो सेकेंडरी oocyte है वो ओव्यूलेशन से पहले, प्रायर टू ओव्यूलेशन, वो अपना meiosis 2 स्टार्ट कर देता है। सो इट विल स्टार्ट द meiosis 2। लेकिन बेटा meiosis 2 में वो वापस अरेस्ट हो जाता है, कहां पर? इट बिकम अरेस्टेड इन द मेटाफेज 2 स्टेज। मेटाफेज 2 में जाके वो फिर से क्या हो गया? अरेस्ट हो गया, ठीक है। तो जब सेकेंडरी oocyte वापस अरेस्ट हुआ तो अब वो उसी अरेस्टेड स्टेज में ओव्यूलेट कर जाएगा, मतलब ओवरी से बाहर निकल जाएगा। तो जिस टाइम पे सेकेंडरी oocyte ओवरी से बाहर निकलता है वो उस टाइम पे अरेस्टेड स्टेज में होता है। कौन सी अरेस्टेड स्टेज होती है? दैट इज मेटाफेज 2 स्टेज, जिसमें वो अरेस्टेड होगा। तो उसी अरेस्टेड स्टेज में वो निकल गया, देन वो एंटर करेगा बेटा फैलोपियन ट्यूब में और स्पर्म का वेट करेगा, ठीक है। तो अगर स्पर्म की एंट्री होती है, इफ देयर इज sperm contact, if there is contact with the sperm, अगर sperm के साथ सेकेंडरी oocyte का कांटेक्ट होगा
तो जो मेटाफेज 2 अरेस्ट है बेटा, मैंने कल भी बताया था, जो मेटाफेज 2 अरेस्ट होगा इट विल बिकम ओपन। मेटाफेज 2 अरेस्ट क्या हो जाता है? ओपन। किसकी वजह से ओपन होता है? ड्यू टू द एक्टिवेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स, and that complex is called APC. What is the name of the complex? APC. Now what is the full form of APC? APC का फुल फॉर्म है बेटा एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स। क्या बोला जाता है इसको? एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स। तो ये वाला कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट हो गया क्योंकि स्पर्म का सेकेंडरी oocyte से कांटेक्ट हुआ, तो ये कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट हो गया। इस कॉम्प्लेक्स के एक्टिवेट होने की वजह से मेटाफेज 2 कंप्लीट, फिर हुआ एनाफेज, फिर हुआ टेलोफेज, तो अल्टीमेटली मियोसिस 2 भी क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। तो जैसे बेटा मियोसिस 2 कंप्लीट हो जाएगा, हमारे पास फिर से क्या होगा? एक स्मॉलर सेल बनेगा विच इज द सेकेंड पोलर बॉडी, इट इज हैप्लॉइड। एक लार्जर सेल बनेगा दैट इज ओवम, ऑल्सो नोन एज द एग, अगेन हैप्लॉइड। तो फीमेल के केस में बेटा वन थिंग यू हैव टू रिमेम्बर कि जो हम डिवीजन करते हैं मियोसिस 1 डिवीजन और एक हम यहाँ पर करते हैं मियोसिस 2 डिवीजन, ये दोनों डिविजन्स बेटा अनइक्वल डिविजन्स हैं। कैसी डिविजन्स हैं? अनइक्वल डिविजन्स हैं। क्यों? क्योंकि अनइक्वल सेल बनते हैं, बराबर साइज के सेल नहीं बन रहे हैं। क्लियर? तो अगर हम यहाँ पर सेकंड पॉइंट देखें कि हमारे पास पोलर बॉडी का साइज छोटा क्यों होता है और सेकेंडरी oocyte या ओवम बड़ा क्यों होता है, तो इसका आंसर ध्यान से सुनो। जो सेकेंडरी oocyte होगा, ठीक है, जब वो बनेगा तो वो रिटेन करेगा बेटा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म चला जाता है सेकेंडरी oocyte के पास, जिसकी वजह से सेकेंडरी oocyte का साइज क्या होता है? लार्ज होता है, क्योंकि वो मैक्सिमम साइटोप्लाज्म अपने पास रख लेता है तो उसका साइज होता है बड़ा। और अगर मैं यहाँ पर पोलर बॉडी की बात करूं जिनका साइज है बहुत छोटा, तो पोलर बॉडी रिटेन वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म। तो पोलर बॉडी में जाता है बहुत ही कम अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म, जिसकी वजह से पोलर बॉडी का साइज क्या होगा? छोटा। तो जो मैक्सिमम साइटोप्लाज्म बेटा रिटेन करेगा ड्यूरिंग द डिवीजन वो लार्जर साइज का है सेकेंडरी oocyte, जिसमें कम अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म जाएगा वो हमारे पास है पोलर बॉडी। क्यों? क्योंकि मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 अनइक्वल डिविजन्स होती है। ठीक है। चौथा क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि अगर पोलर बॉडी का बन गया है तो पोलर बॉडी का बेटा काम क्या है? पहली बात तो पोलर बॉडी का हमारे में कोई काम नहीं है। लेटर ऑन ये जो दोनों पोलर बॉडीज बनी है 1 and 2, these polar body become degenerate with the passage of time। ठीक है, आगे जाके दोनों पोलर बॉडीज क्या हो जाती हैं? डीजेनरेट हो जाती हैं and they never undergo division and they never undergo division। ह्यूमन के केस की मैं बात कर रही हूँ बेटा, ह्यूमन फीमेल की। ह्यूमन फीमेल के केस में जो दोनों पोलर बॉडीज हैं विद द टाइम में दोनों डिजेनरेट हो जाएंगी, इनका कोई फंक्शन नहीं है। ठीक है, और कोई आगे डिवीजन भी नहीं करती है। तो अगर हम हमारे केस में बात करें, यानी कि बेटा ह्यूमन फीमेल की मैं बात करूं, स्पेसिफिकली मैं किसकी बात कर रही हूँ? ह्यूमन फीमेल की। तो ह्यूमन फीमेल के केस में अगर आप बात करो oogenesis का, so what will happen at the end of oogenesis? At the end of oogenesis there is the formation, किसका formation होगा? There is the formation of one ovum or egg। किसका formation होगा? one ovum or egg and two small polar bodies। किसका फॉर्मेशन होता है? टू स्मॉल पोलर बॉडीज का। पॉइंट समझ में आ गया? ये बनेगा एट द एंड ऑफ oogenesis इन केस ऑफ फीमेल। यहाँ पर बेटा देखो, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट याद करने वाला है वो आप अरेस्ट पे ध्यान दो। आपको पता होना चाहिए कि जो फॉलिकल्स बनती हैं वो बर्थ से पहले मियोसिस 1 स्टार्ट कर देंगी, बट वो अरेस्ट हो जाएंगी प्रोफेज 1 में।
अब ये अरेस्ट कहाँ जाके खुलता है? प्यूबर्टी में, ठीक है। फिर वो अपना मेयोसिस 1 कंप्लीट कर लेंगी, 2 अनइक्वल सेल बनेंगे, फर्स्ट पोलर बॉडी एंड सेकेंडरी oocyte। फिर सेकेंडरी oocyte फटाफट से मेयोसिस 2 स्टार्ट कर लेगा, लेकिन वो फिर से आके कहाँ अरेस्ट हो जाएगा? इट विल बिकम अरेस्ट इन द मेटाफेज 1 स्टेज। कौन सी स्टेज में अरेस्ट हो जाता है? सॉरी, मेटाफेज 2 में फिर से अरेस्ट हो गया। अब जब ये यहाँ पर अरेस्ट हुआ, तो ये अरेस्ट बेटा अब कब जाके खुलेगा? व्हेन दिस अरेस्ट बिकम ओपन, अगर स्पर्म का सेकेंडरी oocyte के साथ कांटेक्ट होता है तो खुलेगा, नहीं तो क्या होगा? नहीं तो सेकेंडरी oocyte ऐसे ही खत्म हो जाएगा, फिर ओवम नहीं बनेगा फाइनल, ठीक है। तो जब स्पर्म का एग के साथ कांटेक्ट होगा तो मेटाफेज 2 अरेस्ट क्या हो गया? ओपन। क्यों? क्योंकि जैसे बेटा दोनों का कांटेक्ट हुआ तो एपीसी एक्टिवेट हो गया ना। व्हाट इज एपीसी? एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स, जिसकी वजह से मेटाफेज 2 कंप्लीट एंड देन देयर विल बी द नेक्स्ट स्टेज व्हिच इज कॉल्ड एनाफेज। पॉइंट समझ में आ गया बेटा? स्लाइड क्लियर हो गई सब बच्चों को? हाँ जी, यस और नो? अब आप बोल सकते हो या थम्स अप डाल दो स्क्रीन के ऊपर। यस मैम। यस मैम। अच्छे से समझ में आ गया oogenesis? डायग्राम क्लियर हो गया सब बच्चों को? मैम मियोसिस 2 कौन सी फॉलिकल में स्टार्ट होगी? यस मैम। मियोसिस 2 बेटा, मियोसिस 2 जो होता है वो बेसिकली टर्शरी फॉलिकल में स्टार्ट हो जाता है। मतलब ग्राफियन में जाते जाते आपको मियोसिस 2 आ जाएगा। मैं भी पीछे डायग्राम पे चलती हूँ, वापस मैं एक्सप्लेन करती हूँ, आप उसी पे आ जाओ जरा। अगेन मैं वो डायग्राम आपको क्लियर कर देती हूँ क्योंकि काफी बच्चों को डाउट्स बहुत रहते हैं इसमें। यहाँ पर आ जाओ जरा, मैं यहाँ पर फिर से आपको बता देती हूँ। यहाँ पर देखो, ये आपके पास क्या है? प्राइमरी फॉलिकल है, ठीक है। प्राइमरी फॉलिकल के अंदर पहली बात क्या प्रेजेंट होगा? इट कंटेन प्राइमरी oocyte। क्लियर है? सबको पता है, ठीक है। देन प्राइमरी मैंने आपको बताया था आगे जाके किस में कन्वर्ट हो जाता है? सेकेंडरी फॉलिकल में, ठीक है। सेकेंडरी फॉलिकल में भी क्या प्रेजेंट होगा? ऑब्वियसली प्राइमरी oocyte प्रेजेंट होगा। जो प्राइमरी oocyte बेटा प्राइमरी फॉलिकल में है, इट अंडरगो मियोसिस 1 डिवीजन। ये कौन सी डिवीजन करेगा? मियोसिस 1 डिवीजन। लेकिन ये हो गया अरेस्ट, कब हो गया? इन द प्रोफेज 1 स्टेज। अब मैं यहाँ पर आपको सिर्फ अरेस्ट बताऊंगी। प्रोफेज 1 में अरेस्ट हो गया। अब यही अरेस्टेड स्टेज में प्राइमरी कन्वर्ट हो गया सेकेंडरी में। तो सेकेंडरी में भी क्या प्रेजेंट है? प्राइमरी oocyte है लेकिन अरेस्टेड स्टेज में है। अब सेकेंडरी आगे जाके बेटा किस में कन्वर्ट होता है? टर्शरी फॉलिकल में, ठीक है। टर्शरी में फाइनली क्या होता है? टर्शरी में फाइनली जो प्रोफेज 1 अरेस्ट है वो क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। ओपन हो गया यानी कि मियोसिस 1 क्या हो गई? कंप्लीट हो गई, ठीक है। कंप्लीट हो गई। तो जब मियोसिस 1 कंप्लीट हो गई तो दैट मीन्स कि जो हमारा प्राइमरी oocyte था अब वो किस में कन्वर्ट हो गया? सेकेंडरी oocyte प्लस फर्स्ट पोलर बॉडी। आगे आपके पास तो टर्शरी फॉलिकल में मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाता है तो हमारे पास प्राइमरी oocyte कन्वर्ट हो गया सेकेंडरी oocyte प्लस फर्स्ट पोलर बॉडी। इसके अलावा बेटा टर्शरी फॉलिकल में एंट्रम यानी कि कैविटी भी बन गई, ठीक है। अब टर्शरी आगे जाके किस में कन्वर्ट होगा? ग्राफियन फॉलिकल में। ग्राफियन इज बिट लार्जर इन साइज, तो ग्राफियन के अंदर जो सेकेंडरी oocyte प्रेजेंट है वो स्टार्ट कर देगा मियोसिस 2 डिवीजन। क्या स्टार्ट कर देगा? मियोसिस 2। लेकिन कहाँ अरेस्ट हो गया? इट अरेस्ट इन द मेटाफेज 2। मेटाफेज 2 में अरेस्ट हो गया, ठीक है। इसी अरेस्टेड स्टेज में क्या हो जाता है? ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन हो गया यानी कि जो चीज बेटा एक्चुअल में बाहर निकलती है ना ओव्यूलेशन के टाइम पे, वो ओवम नहीं होता है। एक्चुअल में जो निकलता है वो सेकेंडरी oocyte और उसके साथ निकलती है छोटी सी पोलर बॉडी। सो दिस इज सेकेंडरी oocyte, दिस इज पोलर बॉडी। ये निकल गए ओव्यूलेशन के टाइम पे और इस टाइम पे सेकेंडरी oocyte कौन सी स्टेज में अरेस्टेड है? इट इज अरेस्टेड इन द मेटाफेज 2 स्टेज।
क्लियर हो गया? अब ये अरेस्ट कब खुलेगा? जब ये ओविडक्ट में जाएगा और स्पर्म के साथ कांटेक्ट बनाएगा। नहीं बनेगा तो फिर सेकेंडरी oocyte उसी स्टेज में खत्म हो जाता है। ओव्यूलेशन के बाद कॉर्पस ल्यूटियम बनता है। कॉर्पस ल्यूटियम को एंडोक्राइन पार्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? एंडोक्राइन पार्ट। क्यों? क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रेट करता है बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन। व्हाट इज द नेम? प्रोजेस्टेरॉन। पॉइंट इज क्लियर? और जब कॉर्पस ल्यूटियम भी डिजनरेट हो गया तो फिर हमारे पास क्या बनेगा? कॉर्पस एल्बिगेन। ये तो मैं सारा आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी। अब समझ में आ गया बेटा? क्लियर हो गया ये डायग्राम सभी बच्चों को? मैम Yes, ma'am. मैम जैसे बिफोर बर्थ आपने कहा था 2 मिलियन है एक ओवरी में मैम, तो जब बिफोर बर्थ जितनी भी मैच्योरेशन हो रही थी मैम, जैसे सेकेंडरी फॉलिकल बन रहा था, मतलब प्राइमरी oocyte था उसके अंदर मैम, तो वो सारा 2 मिलियन में हो रहा था या कैसे मैम? कि वो 2 मिलियन में हो रहा था? ओगोनिया बने थे। 2 मिलियन ओगोनिया आगे जाके 2 मिलियन प्राइमरी फॉलिकल में कन्वर्ट होंगे। वो 2 मिलियन ma'am. फॉलिकल आगे जाके सेकेंडरी भी बन जाएंगे। ठीक है? Okay, लेकिन ma'am. प्यूबर्टी Yes, तक पहुंचते पहुंचते वो हो जाएंगी डीजनरेट। तो उसमें से सिर्फ 60,000 से 80,000 बचेंगी आपके पास। यस मैम। और फिर जब प्यूबर्टी आ गई मैम, तो उसके बाद GnRH की वजह से मैम जो अरेस्ट ओपन हुआ और मैम उसकी दोबारा मैच्योरेशन होने लगी, तो मैम वो भी 80,000 में इकट्ठी होगी या कैसे? ना दोज 80 to 60,000 विल कन्वर्ट वन बाय वन। अब वो इकट्ठे कन्वर्ट नहीं होते हैं। चाहे फीमेल में 60,000 to 80,000 बनती होंगी जो बचती होंगी फॉलिकल प्यूबर्टी में। तो प्यूबर्टी सपोज अगर किसी फीमेल में बेटा 13 इयर्स की एज में स्टार्ट हुई, ठीक है, 13 साल की उम्र में उसमें मेंसेस शुरू हो गए, तो मतलब वो मैच्योर हो चुकी है, उसमें एग बनना शुरू हो चुका है। तो वो जो फॉलिकल्स है वो सारी एकदम एग में कन्वर्ट नहीं होते, क्योंकि पर मंथ सिर्फ एक ही एग बनता है। तो इसलिए वन बाय वन वो एग में कन्वर्ट होंगी। और कब तक कन्वर्ट होंगी? मे बी मैक्सिमम अप टू द एज ऑफ 45। मैक्सिमम बायोलॉजिकल जो एज मानी जाती है फीमेल की रिप्रोडक्टिव एज, वो 45 ईयर्स तक है। क्योंकि 45 के बाद मीनोपॉज आ जाता है। मीनोपॉज में क्या होगा कि जो फॉलिकल बच गई वो बस खराब हो जाती है, खत्म हो जाती है, क्योंकि जितना एग बनना है उसी स्पैन में बनेगा। पॉइंट इज क्लियर? यस मैम। मतलब प्यूबर्टी में GnRH जब रिलीज होगा तो वन बाय वन ही होगा। हाँ बोलो बोलो, क्या कह रहे हो? मतलब मैम जब GnRH रिलीज हुआ तो वो वन बाय वन अरेस्ट ओपन होगा ना? हाँ वन बाय वन, वो वन बाय वन होंगी, क्योंकि एक मंथ में एक ही एग बनेगा बेटा। ठीक है? ओके मैम, बस यही पूछना। थैंक यू मैम। हाँ जी मैम 45 की एज तक मैम कितनी मतलब